107.8 FM रेडियो जयघोष पर आप हैं अपनी दोस्त के साथ और आज हमारे साथ एक बहुत ही कम उम्र लेकिन बेइंतहा कामयाब और एस्ट्रोफिजिक्स में कामयाबी के नए आयामों को छुआ है श्रुति जी ने। श्रुति जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। श्रुति के बारे में बात करें तो आपने अभी समर वर्कशॉप ज्वाइन की है और लौटी हैं ये अभी शिकागो से। इसके अलावा इन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं और एस्ट्रोफिजिक्स जैसे सब्जेक्ट पर आपको खासा महारत हासिल है। तो इस पर बात करने के लिए अब मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी श्रुति कि एस्ट्रोफिजिक्स एक्चुअली है क्या? एस्ट्रोफिजिक्स बेसिकली विज्ञान का ही एक क्षेत्र है जहाँ पर हम लोग सेलेस्टियल बॉडीज यानी कि जो हमारे ब्रह्मांड में जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। मेजरली हम लोग स्टार्स के बारे में स्टडी करते हैं और स्टार्स का मतलब यही नहीं कि सन। स्टार्स के अंदर कई सारे टाइप्स के स्टार्स आ जाते हैं जैसे सुपरनोवा और ब्लैक होल्स। तो वो सब कुछ इसी में आता है। ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, ख़त्म कैसे होगा, या क्या चांसेस हैं कि ख़त्म होगा भी कि नहीं, क्या हम लोग टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, क्या हम लोग अपने पास्ट में जा सकते हैं या अपने भविष्य में जा सकते हैं, ये सब कुछ एस्ट्रोफिजिक्स में ही आता है। तो बेसिकली विज्ञान का वो पार्ट जिसमें हम लोग स्पेस साइंस की डीप स्टडी करते हैं, मैथमेटिकली और थ्योरेटिकली दोनों, वो एस्ट्रोफिजिक्स में आता है। ओके, तो एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी और कॉस्मोलॉजी ये कैसे डिफरेंट हैं? है सभी स्पेस का ही, हाँ, राइट, लेकिन ये कैसे आपस में अलग है? एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोनॉट से रिलेट हो जाता है, यानी कि हम लोग अपने अर्थ से बाहर विजिट करना चाहें तो हमें एस्ट्रोनॉमी के लिए पढ़ना पड़ेगा। कॉस्मोलॉजी में हम लोग बेसिकली थियोरेटिकल चीज़ें ज़्यादा पढ़ते हैं, यानी कि हम लोग किसी भी चीज़ की थियोरी पढ़ेंगे, हम न्यूमेरिकल्स में नहीं जाएंगे। मगर एस्ट्रोफिजिक्स में हम लोग ग्राफ से लेके स्मॉलेस्ट नंबर्स तक की स्टडी तक जाएंगे, यानी कि जो कॉस्मोलॉजी में वो थियोरी पढ़ेंगे हम लोग उसकी मैथमेटिकली स्टडी करेंगे। एज ऑफ द यूनिवर्स एस्ट्रोफिजिक्स में हम लोग न्यूमेरिकली निकालेंगे, वो लोग एज ऑफ द यूनिवर्स की थियोरी प्रपोज करेंगे। तो ये कॉस्मोलॉजी और एस्ट्रोफिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी का डिफरेंस हो जाता है। आपने किताबें भी लिखी हैं, अपनी किताबों के बारे में बताइए। तो मैंने अभी तक 3 किताबें लिखी हैं जो कि पब्लिश हो चुकी हैं, चौथी और 5वीं अभी लिख रही हूँ। थैंक यू। कॉम्पिटिटिव कंटेम्प्रेरीज है जो कि 2 वॉल्यूम्स में है। साइंस फिक्शन बुक है, तो मेरा मेन मोटिव था उसको लिखने का। साइंस से जनरल ऑडियंस रिलेट नहीं कर पाती, तो मैं उसको एक स्टोरी लाइन देके बेसिकली एस्ट्रोफिजिक्स एक्सप्लेन करना चाहती थी। तो मेरी बुक में जगह जगह नोट्स दिए हुए हैं जो मैंने स्टोरी फॉर्म में एक्सप्लेन किया है, जो कि फिक्शनल है वहाँ पे, उसके फैक्ट्स फॉर्म में। तो अगर आपको उसका फैक्ट भी पढ़ना है तो वो भी आपके लिए मेंशन्ड है। तो ये 2 वॉल्यूम्स में आई थी, 3rd वॉल्यूम भी आएगी इन द फ्यूचर। अभी मैं उसको नहीं लिख रही, अभी दूसरी लिख रही हूँ। 2nd अनप्रेसिडेंटेड प्रॉम्प्ट्स है, वो पोएट्री है। मेरी पोएट्री के लिए काफ़ी लाइकनेस है, मुझे काफ़ी पसंद है पोएट्री लिखना, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ज़्यादातर मैं इंग्लिश में लिखती हूँ इसलिए वो इंग्लिश में है। और ईस्ट थीट आने वाली है इसी 18 अक्टूबर, तो वो भी पोएट्री है। उसके बाद शी हु पेंटेड हर ओन यूनिवर्स आ रही है, वो एंटायरली फिक्शनल है। और उसमें काफ़ी अलग प्लॉट लाइन दिखेगी जो अभी तक आई है उससे, तो उसमें मैं काफ़ी वर्क कर रही हूँ, तो फिर वो नेक्स्ट ईयर तक आ पाएगी। आप अभी इतनी छोटी हैं और एस्ट्रोफिजिक्स जैसा इतना बड़ा सब्जेक्ट, इतना वास्ट सब्जेक्ट, कब आपका इंटरेस्ट इसमें डेवलप हुआ और कब आपको लगा कि हाँ मुझे इसमें ही जाना है? और आई एम श्योर अभी हमारी शिक्षा प्रणाली में ऐसे कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो आपका इंटरेस्ट कैसे इस तरफ डेवलप हुआ? 9th क्लास तक मुझे बेसिकली यूपीएससी क्लियर करना था और कुछ नहीं। फिर 10th में जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ और जब मैं खुद से ज़्यादा पढ़ने लगी, तो फिर मेरे को एक बुक सजेस्ट करी मेरी एक दोस्त ने, स्टीवन हॉकिंग की ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चंस। तो वो किताब जब मैंने पढ़ी और उसको समझा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यूपीएससी और हिस्ट्री में मेरा इंटरेस्ट है, बट इस सब्जेक्ट में मुझे उससे कहीं ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। तो उस एक किताब के बाद मैं कई किताबें पढ़ती गई और अभी तक मैंने करीबन 80 किताबें पढ़ी हैं एस्ट्रोफिजिक्स की। तो फिर बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए टाइम कब मिलता है? बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी काफ़ी टाइम मिलता है। 10th क्लास से नियरली 14 आवर्स ऑफ स्टडी हो गई है, तो अराउंड
2 to 3 आवर्स मैं एस्ट्रोफिजिक्स के लिए डेली निकालती हूँ। और उसके साथ साथ भी अलग अलग काम करने होते हैं, जैसे अभी कॉलेज एप्लीकेशन प्रोसेस चल रहा है तो उसके लिए भी टाइम निकालना पड़ता है, मगर मेक श्योर करती हूँ कि करीब 8 घंटे अपने स्कूल की पढ़ाई को दे सकूँ और स्कूल फिर अलग से। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अभी अगर हम श्रुति बात करें तो मौजूदा जो सिनेरियो है, जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया कि हमारी शिक्षा प्रणाली में अभी एस्ट्रोफिजिक्स जैसा कोई सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन जो बच्चे आपको सुन के इंस्पायर होते हैं, जिनका इंटरेस्ट है एस्ट्रोफिजिक्स में, वो किन किन सब्जेक्ट्स पे ध्यान दें या क्या तरीके हैं इसमें जाने के, आगे बढ़ने के? सबसे बड़ा जो स्रोत होता है किसी भी ज्ञान प्राप्ति का, वो किताबें होती हैं। अगर एक इंसान लग कर एक सब्जेक्ट की किताबें पढ़ ले, अगर उसको उसमें इंटरेस्ट है, तो वो किताबें उसके लिए बर्डन नहीं होंगी, वो उसके लिए एक शौक होगा किताबें। तो सबसे ज़रूरी है कि उसका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो, उस सब्जेक्ट के इंटरेस्ट से वो किताबें पढ़ेगा। दूसरे कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से हम लोग अलग से एस्ट्रोफिजिक्स का कोर्स कर सकते हैं, जैसे एडेक्स है। एडेक्स एक बहुत फेमस प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर आपको सिर्फ एस्ट्रोफिजिक्स नहीं, सारे के सारे टाइप के कोर्सेज मिल जाएंगे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ से, इंटरनेशनल, नेशनल, हर टाइप की। साथ ही साथ MIT एक है। MIT एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है एस्ट्रोफिजिक्स के लिए भी, इनफैक्ट दुनिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है इस समय। तो वहाँ पर भी जितने भी कोर्सेज वो लोग ऑफर करते हैं अपने साइड से, उसके लिए उन्होंने फ्री कोर्सेज डाल के रखे हैं, तो कोई भी एक्सेस कर सकता है उन कोर्सेज को। तो ये 2 प्लेटफॉर्म्स ने मेरी बहुत हेल्प की। साथ साथ मैं नासा से जुड़ी हुई हूँ, नासा परसिवरेंस प्रोग्राम। तो नासा भी कई सारी कॉन्फ्रेंसेस होल्ड करता है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको एस्ट्रोफिजिक्स में इंटरेस्ट हो या किसी भी सब्जेक्ट जो कि स्पेस साइंस से रिलेटेड हो उसमें इंटरेस्ट हो। तो तरीके बहुत हैं, बस इंटरेस्ट होना चाहिए। क्या बात है। श्रुति, हमारे साथ इस वक्त अंतरा, अभय जैन और धीरेन्द्र सिंह जुड़ चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप भी श्रुति से एस्ट्रोफिजिक्स से रिलेटेड कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, आपके मन में भी क्वेरी है, तो आप हमें डायरेक्ट पूछ सकते हैं। फ़िलहाल हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। श्रुति, एस्ट्रोफिजिक्स को जानने वाले जो हैं, उससे क्या हमारे समाज में और जीवन की कुछ समस्याओं पे भी असर पड़ता है? एस्ट्रोफिजिक्स एक बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, वो हमें बताता है कि हम एक्चुअली आए कहाँ से हैं। तो वो हमारे अंदर एक रिसर्च कल्चर डेवलप करने में हेल्प करता है, अगर हम लोग उस सब्जेक्ट में लग जाएं तो। जो हमारी रियल एजुकेशन होगी वो तब शुरू होगी जब हम लोग उस चीज़ को जानना चाहें जो हमें नहीं पता। हम लोग जनरली उन चीज़ों पे जाते हैं जो हमारे लिए आसान हो या जिनके लिए हमारे लिए एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन काफ़ी आसान हो, मगर एस्ट्रोफिजिक्स हमें उन चांसेस के बारे में बताता है जहाँ से शुरुआत हो सकती थी और जहाँ पे हम ख़त्म होंगे। तो इस तरीके से ये हमारे इंसानों ही नहीं, सारे के सारे शुरुआत से लेके अंत तक शुरुआत से लेके अंत तक सबके। तो अगर किसी का इंटरेस्ट बन जाए तो एस्ट्रोफिजिक्स की सबसे अच्छी बात यह है कि हम एक चीज़ जाने तो हमें पता चलेगा कि हम इस चीज़ के बारे में 100 चीज़ नहीं जानते, और हम उन 100 चीज़ों के बारे में जाने तो हमें पता चलेगा कि हम 1000 के बारे में नहीं जानते। इस तरीके से वो इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि बहुत कुछ बचा है अभी एक्सप्लोर करने के लिए, सब कुछ हो नहीं चुका है। तो अगर कोई चाहे तो बहुत बड़ा स्कोप है इसमें। जैसा कि हम जानते हैं कि इंसान में जो जिज्ञासा है ना, उसी ने हमें आगे बढ़ाया है और विकास की तरफ और उन्नति की तरफ अग्रसर किया है। कृषि के बारे में बात करें तो हमारा देश एक कृषि बहुल देश है और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्ट रहता है इन सब चीज़ों का भी। तो एस्ट्रोफिजिक्स का कृषि में क्या कुछ महत्व है? कृषि का मतलब फार्मर साइड। हाँ। एस्ट्रोफिजिक्स अगर स्टडी स्टार्ट करी जाए तो उसके अंदर साइंस की सारी स्टडीज़ आ जाएंगी। मतलब अगर हम लोग एस्ट्रोफिजिक्स की स्टडी करें तो एटम से लेके हम लोग उसके अंदर के पार्टिकल स्टडी करेंगे। तो कृषि में एक बहुत महत्वपूर्ण होता है सॉइल का कंट्रीब्यूशन। तो सॉइल स्टडी जो कि डेप्थ में होती है वो एस्ट्रोफिजिक्स के क्षेत्र में भी होती है। तो इस तरीके से एस्ट्रोफिजिक्स कृषि क्षेत्र में भी बहुत अहमियत रखता है ना, बिकॉज पंचांग जो कहा जाता था ना कि उसके अकॉर्डिंग कृषि होती है, राइट। तो इसका भी इम्पोर्टेंट रोल है जी। श्रुति, क्या ये जो हमारे यहाँ संस्कार हैं या जो हमारे यहाँ नक्षत्र देखे जाते हैं, ग्रह देखे जाते हैं और कहा जाता है कि हमारी ज़िंदगी में इसका बहुत असर होता है, इसका भी ताल्लुक़ है?
एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी आपस में काफ़ी रिलेटेड थे। एस्ट्रोलॉजी में इन सब की चीज़ों, नक्षत्र और इन सब के बारे में स्टडी होती है। इनिशियली जब एस्ट्रोफिजिक्स की स्टार्टिंग हुई थी तो वो एस्ट्रोलॉजी ही थी। जब हम लोग चीज़ें स्टडी कर पाते थे दूर से और हम उनके बारे में स्केचिंग से उनको एक्सेस करने की कोशिश करते थे। तो वहाँ से शुरू हुई थी एस्ट्रोलॉजी की, फिर वो धीरे धीरे करते करते चेंज हो गई एस्ट्रोनॉमी में। एस्ट्रोनॉमी में तब चेंज हुई जब हम लोग ने सोचा कि अब हमें बाहर जाना है, अब हमें प्रूव करनी है चीज़ें। उससे पहले कई सारी चीज़ें एस्ट्रोलॉजी बेस्ड था, और एस्ट्रोलॉजी में सबसे इनिशियली इंडिया ने ही स्टार्टिंग की थी। ये कहा जाता है कि विज्ञान का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इंडिया ने ही किया है। ज़ीरो की शुरुआत भी यहाँ से हुई थी आर्यभट्ट ने, और ज़ीरो के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। विज्ञान, कंप्यूटर साइंस कुछ भी नहीं, दोनों के बेसिक्स ही ज़ीरो हैं। तो इनिशियली जब एस्ट्रोलॉजी की डीप स्टडी हुई तो वो इंडिया में स्टार्ट हुई। बाद में और देशों ने देखा, जाना, और धीरे धीरे उसे डिफरेंट फॉर्म्स में चेंज किया जब वो एस्ट्रोनॉमी, कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स इन सब फॉर्म्स में आई। आपने भी जिक्र किया था कि ये जो एस्ट्रोफिजिक्स है इसका हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कि हमारी शुरुआत कैसे हुई और हमारा अंत कैसे होगा। इस पे ज़रा रोशनी डालिए, क्या है ये कॉन्सेप्ट? तो बिग बैंग थ्योरी बहुत फेमस थ्योरी है, मगर कोई श्योरिटी नहीं है कि वो सही है या नहीं। क्या हमारी शुरुआत हुई भी थी कि नहीं, हमें ये भी नहीं पता। एस्ट्रोफिजिक्स हमें इस क्वेश्चन पे भी लाके छोड़ देता है। तो अभी तक करीब 10,000 थ्योरीज प्रपोज हो चुकी हैं रिगार्डिंग द बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स, बट कोई भी एक्सेप्टेड नहीं है। टेक्स्ट बुक्स में जनरली बिग बैंग थ्योरी इसलिए मेंशन कर देते हैं क्योंकि वो सबसे पहले बेल्जियन साइंटिस्ट ने प्रपोज की थी। और बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत एक पार्टिकल से हुई थी जिसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा थी कि वो अपने खुद की ग्रेविटी में गिर गया। और फिर उसके बाद हमारे पूरे यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ। बात इतनी है कि हमें खाली 5% यूनिवर्स पता है, 95% को हम टच नहीं कर पाए हैं। और उस 95% को बिग बैंग थ्योरी टच नहीं करती। वो बोलती है कि वो वहाँ पे पहले से ही था और ये 5% उस पॉइंट से आया। तो मतलब एक तरीके से वो हमें पार्शियल क्रिएशन की आइडिया देती है। स्टीवन हॉकिंग एक बहुत फेमस साइंटिस्ट, 2018 में उनका निधन हुआ। उन्होंने एक थ्योरी दी थी, वेव फंक्शन थ्योरी। उन्होंने कहा कि स्पेस टाइम कर्व, जिसमें पहले ये पॉइंट साइज पार्टिकल था, ये किसी और यूनिवर्स का पार्ट है। यानी कि हम 2 यूनिवर्सेस की बात करने लगे। एक पहले से एग्जिस्ट करता था और उसमें हमने पार्ट लिया। तो बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग अभी हम लोग बलून की तरह एक्सपैंड कर रहे हैं। हमारा यूनिवर्स अभी एक्सपैंड कर रहा है। एक टाइम पे वो कंट्रैक्ट करने लगेगा, मतलब सारी चीज़ें नेगेटिव चलने लगेंगी। इसी पे मैंने एक रिसर्च पेपर्स पे मैं काम कर रही हूँ, नेगेटिव टाइम पे। यानी कि अगर इस समय यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है तो सारी चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही हैं। यानी कि लेंथ, ब्रेथ, हाइट, टाइम, सब चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही हैं। मगर जब ये एक्सपेंशन स्टॉप हो जाएगा और जब यूनिवर्स कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा तो सारी चीज़ें नेगेटिव डायरेक्शन में चलने लगेंगी। इसका मतलब लाइफ फिर से आएगी ख़त्म होने के बाद भी। हम लोग अपनी लाइफ तब स्टार्ट करेंगे जहाँ से ख़त्म हुई थी। तो यानी कि मान लीजिए कि किसी की डेथ 75 पे हो जाती है, तो इस समय हम लोग 0 to 75 जा रहे हैं, उस समय हम 75 to 0 जाएंगे। तो हमें अपनी एज भी पता होगी एक तरीके से। ओह गॉड, नेगेटिव टाइम की थ्योरी आ गई। आई एम श्योर मुझे धीरे धीरे ये चीज़ समझ में आएगी। आपने बिग बैंग थ्योरी की बात की, अब हम ब्लैक होल की जाते हैं। ये भी एक ऐसा रहस्य है जिसको बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली ब्लैक होल क्या है। क्या हम अभी इसको टच कर पाए हैं? ब्लैक होल को हम लोग टच कर पाए हैं एटलीस्ट न्यूमेरिकली, और इसकी एक फ़ोटो भी खींची गई थी 2019 में, वो आई थी, हबल टेलीस्कोप ने खींची थी। हबल के बाद ही सबसे बड़ा टेलीस्कोप अभी लॉन्च हुआ है 2022 में, जेम्स वेब। तो ब्लैक होल एक्चुअली स्टार की लाइफ का एक पार्ट है। जैसे हम लोग की बर्थ होती है, डेथ होती है, उसके बीच में कई सारी फेजेस आती हैं। उसी तरीके से एक स्टार की लाइफ में भी बर्थ होती है, डेथ होती है, और बीच में कई सारी फेजेस आती हैं। जब उसकी बर्थ होती है तब हम उसे स्टार बुलाते हैं। हमारा सन अभी स्टार है, तो भी वो बहुत छोटा है,
बीच में वो कई सारे फेजेस में ट्रैवल करेगा, जैसे वो कभी न्यूट्रॉन स्टार के फॉर्म में भी कन्वर्ट होगा, सुपरनोवा के फॉर्म में भी कन्वर्ट होगा, मगर फिर कभी उसका एंड भी होगा। तो जब वो ख़त्म हो जाएगा हम उस फेज को ब्लैक होल बुलाते हैं। ब्लैक होल की सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि उसके आसपास जो भी चीज़ हो वो उसको अपने अंदर खींच लेगा। मगर उसके लिए एक कंडीशन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब वो ब्लैक होल बनने से पहले स्टार था, उस स्टार का साइज बड़ा होना चाहिए, तभी उसकी ग्रेविटी इतनी होगी कि वो आसपास की चीज़ें सक इन कर पाए। हमारा सन भी कभी सुपरनोवा बनेगा, फिर ब्लैक होल बनेगा, मगर हम लोग इनफैक्ट अर्थ जो कि उसके ग्रेविटी की वजह से रन करती है वो भी उसके अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा सन इतना छोटा है और उसकी ग्रेविटी का मैग्नीट्यूड इतना कम है। मगर हमसे जो नियरेस्ट स्टार है अल्फा सेंटाउरी, वो काफ़ी बड़ा स्टार है, वो एक दिन सुपरनोवा बनेगा। सुपरनोवा तब बनता है, एक स्टार हाइड्रोजन और हीलियम से बना होता है, उसमें न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस होते रहते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम आपस में इंटर कन्वर्ट होता रहता है, तभी वो स्टार चल रहा है और उसी की वजह से हमें एनर्जी मिलती है। अर्थ की एनर्जी या किसी भी प्लैनेट की एनर्जी खाली उसके स्टार की वजह से आती है, जो कि उसके सेंटर में होता है। जैसे हमारा सोलार सिस्टम है, 8 प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स की एनर्जी का सोर्स सिर्फ सन है। सन नहीं होता तो कोई भी एनर्जी नहीं होती, कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं होती। अब सुपरनोवा में ये स्टार का साइज बड़ा होने लगता है और हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा कम होने लगती है, यानी कि वो बड़ा हो रहा है मगर उसका फ्यूल भी कम हो रहा है, वो अपनी डेथ की तरफ जा रहा है। जैसे आपने अभी इसका बताया था कि अर्थ का भी ऐसे ही है कि ये एक्सपेंड कर रही है एंड फिर ये कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। ओके, तो जब ये एक टाइम पे पहुंच जाएगा कि इससे ज़्यादा एक्सपैंड नहीं हो सकता सुपरनोवा, तो वो खुद के अंदर गिर जाएगा, उसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा हो जाएगी और हाइड्रोजन हीलियम इतना कम हो जाएगा कि वो खुद के अंदर गिर जाएगा और वो सिर्फ एक पॉइंट साइज पार्टिकल बचेगा, छोटा सा, मतलब हम लोग एक डॉट बना दें उतना बचेगा पूरा का पूरा स्टार। अब जो वो स्टार था उसकी सारी ग्रेविटी उस पॉइंट साइज पार्टिकल में जा चुकी है। जितनी ग्रेविटी थी उसके पास, जिसके ऊपर हमारे प्लैनेट सारे रन कर रहे थे और जो भी एस्टेरॉयड उसकी बेल्ट में थे, वो सब कन्वर्ट हो चुकी है सारी ग्रेविटी एक छोटे पॉइंट साइज पार्टिकल में। उसकी वजह से वो अपने आसपास की सारी चीज़ें अपने अंदर करने लगता है। जितनी ज़्यादा चीज़ें वो खाता है, अगर हम लोग उसे एक चीज़ कंसिडर करें, जितनी सारी चीज़ें उसके अंदर जाएंगी उतनी ही उसकी ग्रेविटी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। तो जैसे जैसे मैग्नीट्यूड बढ़ेगा उसका साइज अंदर से बढ़ता जाएगा, मगर वो बाहर से पॉइंट साइज ही रहेगा। एक ब्लैक होल को बेसिकली दो स्ट्रक्चरली अगर डिवाइड करें तो दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक मेन होती है सिंगुलैरिटी, जिसकी वजह से उसकी ग्रेविटी है, जिसकी वजह से वो आसपास की चीज़ें उसके अंदर जा पा रही हैं। एक होता है इवेंट होराइजन, जो कि बाहर की बाउंड्री होती है, जिसमें चीज़ें आसपास उसके फॉर्म में एनसर्कल कर रही होती है। अगर हम लोग कभी ब्लैक होल के पिक्चर देखें तो एक सिंगुलैरिटी सेंटर में होती है, जिसके आसपास रिंग फॉर्म में सारी चीज़ें रन कर रही होती हैं। तो वो रन कर रही होती हैं क्योंकि वो चाह रही होती हैं कि वो उसकी ग्रेविटी को एस्केप कर जाएं। जब तक वो इवेंट होराइजन में हैं तब तक वो एस्केप कर सकती हैं। जैसे ही वो सिंगुलैरिटी की तरफ गई वो बाहर नहीं आ सकती। इस चीज़ को बहुत अच्छे से दिखाया गया है एक मूवी इंटरस्टेलर 2014 में आई थी। बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि ब्लैक होल के अंदर वो इंसान जब जाता है तो उसको किस किस चीज़ से गो थ्रू होना पड़ता है। और अगर हम लोग ब्लैक होल के अंदर जाएं तो टाइम स्लो चलने लगता है। यानी कि अगर हमारे जुड़वा भाई हम अर्थ पे छोड़ के जाएं और वो 60 साल का है जब हम लोग उसे छोड़ के गए हैं, तो वो आके मर भी चुका होगा, हम लोग 60 साल के ही रहेंगे। वहाँ पे टाइम मतलब हमारे यहाँ के 6 साल, वहाँ का 1 मिनट चलेगा। तो ये होती है। श्रुति, पैरेलल यूनिवर्स जैसी भी थ्योरी सुनने में आती है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो पैरेलल यूनिवर्स हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में जानने में हेल्प करती है। वो होता है टाइम ट्रैवल। सब लोग चाहते हैं कि हम लोग अपने भविष्य में जाके देख सकें कि पॉसिबल है टाइम ट्रैवल। हाँ, साइंस में सब पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। मगर इसी को कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए एक थ्योरी आई पैराडॉक्स की। टू गिव एन एग्जाम्पल, एक थ्योरी है ग्रैंडफादर्स पैराडॉक्स। हम लोग ने मान लीजिए एक कंडीशन बनाते हैं, हम अभी कुछ हुआ नहीं है मगर कंसिडर करते हैं कि हमने टाइम मशीन बना ली, हम लोग पास्ट में ट्रैवल कर लिए, हमने अपने ग्रैंडफादर को मार दिया तब
जब उनकी शादी नहीं हुई थी हमारी ग्रैंड मदर के साथ। तो यानी कि हमारे फादर की भी पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। हमारी फादर की बर्थ नहीं हुई, इसका मतलब हमारी भी बर्थ नहीं हुई। इसका मतलब टाइम मशीन कभी बनी ही नहीं थी। ये पैराडॉक्स है, ग्रैंडफादर्स पैराडॉक्स। एक और एग्जांपल देती हूँ पैराडॉक्स का, समझ में आ जाएगा। उसका नाम है लायर्स पैराडॉक्स या ट्रू फॉल्स पैराडॉक्स। तो एक गांव है, वहाँ पे एक इंसान जाना जाता है अपनी झूठ बोलने के लिए, यानी कि सब जानते हैं कि वो इंसान झूठ बोलता है। एक दिन वो इंसान अपने सामने से बोलता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, यानी कि क्योंकि वो झूठ बोलता है तो ये सच भी नहीं हो सकता, मगर वो सच बोल रहा है कि वो झूठ बोलता है। माय गॉड। तो ये लायर्स पैराडॉक्स है। तो इन पैराडॉक्सेस को कट ऑफ करने के लिए पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी आई कि हमने अपने ग्रैंडफादर को मारा मगर हम पैरेलल टाइमलाइन में गए, यानी कि हमारी टाइमलाइन चल रही है, उस नॉर्मली चल रही है, हमारे ऊपर हमारे नीचे इनफाइनाइट टाइमलाइंस चल रही हैं, यानी कि हर चीज़ के लिए एक टाइमलाइन है। किसी टाइमलाइन में हम अभी हुए भी नहीं हैं, किसी टाइमलाइन में हमारी डेथ भी हो चुकी है, किसी टाइमलाइन में हम लोग अपनी टीनेज में हैं। तो हम लोग उस टाइमलाइन में गए, किसी और टाइमलाइन में गए, हमने उस टाइमलाइन में अपने ग्रैंडफादर को मारा और उस टाइमलाइन में ओरिजिनली हमारी बर्थ भी नहीं हुई। तो इस थ्योरी को कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए पैराडॉक्स की थ्योरी को पैरेलल यूनिवर्स एक्सप्लेन किया गया। इनफाइनाइट टाइमलाइंस मतलब हर एक सेकंड के लिए एक टाइमलाइन है। हम लोग एक सेकंड ट्रैवल कर चुके, उसके लिए भी एक टाइमलाइन है। इन्फिनिटी 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, 0.1, 0.11 ऐसे करते करते 0 पॉइंट इन्फिनिटी। तो 0 और 1 के बीच में एक इन्फिनिटी हुई, मगर जो इन्फिनिटी 0 और 2 के बीच में होती है वो 0 और 1 की इन्फिनिटी से बड़ी होती है। लाइकवाइज 0 टू इन्फिनिटी के बीच में जितनी इन्फिनिटीज हैं वो सबसे बड़ी इन्फिनिटी होती है। पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग जितनी भी इन्फिनिटीज हैं उनसे भी ज़्यादा पैरेलल टाइमलाइंस चल रही हैं इस समय। तो पैरेलल यूनिवर्स हमें ये बताता है कि हमारी टाइम ट्रैवल हो सकता है अनलेस एंड अनटिल हम लोग अपनी ओरिजिनल टाइमलाइन को छुएं भी ना, क्योंकि अगर हमने पास में ट्रैवल करके एक ग्लास पानी भी पी लिया तो हमें नहीं पता कि उस ग्लास पानी पे किसी की जिंदगी डिपेंड कर रही थी। तो वो आगे फ्यूचर को बदलने की ताकत रखता है। बहुत कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं जी। राइट। तो इसी के लिए पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी एक्सप्लेन करी गई। और पैरेलल यूनिवर्स मैथमेटिकली प्रूवन कॉन्सेप्ट है, मतलब सब थ्योरी नहीं है। एस्ट्रोफिजिक्स का कॉन्सेप्ट है तो मैथमेटिकली प्रूवन होना इम्पोर्टेंट है उसका। अभी हमारे साथ आकांक्षा, श्रेया, आन्या और मिस्टर अभय जैन, मृणालिनी, सारिका तिवारी और धीरेन्द्र सिंह, आप सबका स्वागत है। सर, आप लोग अगर कुछ पूछना चाहें हमारे गेस्ट से, श्रेया जी से, तो आप लोग पूछ सकते हैं। श्रुति से। श्रुति, एक मेरे जहन में सवाल ये भी आ रहा है कि वो बच्चे जो जाना चाहते हैं उसके लिए क्या क्या सब्जेक्ट्स ऑप्ट करें जो इस एस्ट्रोफिजिक्स में जाना चाहते हैं। इंडिया में एस्ट्रोफिजिक्स बैचलर्स में भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। मैंने बहुत रिसर्च करी थी कि इंडिया में ही मिल जाए, मगर इंडिया में कहीं भी नहीं है बैचलर्स के लिए। तो उनको ऑफकोर्स बाहर एप्लीकेशन डालना पड़ेगा। मतलब हाई स्कूल में और मिडिल स्कूल में तो कहीं है ही नहीं, मतलब इंडिया में ही नहीं, दुनिया में ही कहीं नहीं है। एस्ट्रोनॉमी है बाहर, अगर हम लोग हाई स्कूल में ऑप्ट करना चाहें, मगर एस्ट्रोफिजिक्स आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। तो उसके लिए आपको बाहर अप्लाई करना पड़ेगा। कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे MIT है, दुनिया में बेस्ट इंस्टीट्यूट है एस्ट्रोफिजिक्स के लिए। हार्वर्ड हो गया, स्टैनफोर्ड हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, ये सब के लिए हम लोग बैचलर्स में जा सकते हैं। अगर आपको इंडिया में ऑप्ट करना है तो आप किसी भी फिजिक्स मेजर से बैचलर्स करिए। थोड़ी टाइम के लिए आपका डिस्ट्रप्शन रहेगा, आप अपनी फील्ड से टच में नहीं रहेंगे, मगर फिर बैंगलोर में है एक इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्मोलॉजी। तो वहाँ पे आप ऑप्ट कर सकते हैं एस्ट्रोफिजिक्स के लिए मास्टर्स में। तो मास्टर्स और आपकी रिसर्च PhD की आप वहाँ से कर सकते हैं। लाइकवाइज TIFR है मुंबई में, वहाँ पर भी आपको एस्ट्रोफिजिक्स मिल जाएगी मास्टर्स के लिए। और फिर रिसर्च कर ही सकते हैं, बट अगर आपको बैचलर से ही करना है तो आपको बाहर एप्लीकेशन डालना पड़ेगा। और इसी के साथ हम अपनी बातचीत को यहीं पर विराम देते हैं। और श्रुति, आप आई, आपने अपनी बातें हमसे शेयर की, और ऐसी बातें जो मतलब जानने के लिए मुझे भी आज बहुत सारी नई बातें जानने को मिली। तो हम अपनी बातचीत को यहीं ख़त्म करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।